हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ आज एक नया और टॉपिक लेकर। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास की। तो कक्षा आप डाल लीजिए। कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और अपना विषय जैसा कि हमेशा रहता है इतिहास है। और आज का अपना प्रकरण है वो आप लिखेंगे। प्रकरण है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ यानी ये वंशावलियाँ कक्षा 12 के जो पहला पाठ है वैभवशाली अतीत, उसमें दिया गया है साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत कि वंशावलियाँ भारतीय इतिहास को जानने में किस प्रकार महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। तो ये वंशावलियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार आज भी ये न्यायिक दस्तावेज के रूप में अपने काम आते हैं। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। यहाँ से एग्जाम में बहुत सी बार एक प्रश्न उठ के आता है 4 नंबर का कि आप भारतीय इतिहास को जानने में वंशावलियाँ किस प्रकार महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपको क्या लिखना है, क्या समझना है, आप शुरू करेंगे। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष में सहेज कर रखा जाता है। यानी व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष रूप में लिखकर सहेज कर रखने की ये प्रणाली है। ये प्राचीन भारत में घर घर जाकर व्यक्ति का जो इतिहास होता है उसको शुद्ध रूप में सहेज कर रखने की प्रणाली हुआ करती थी। इसके अंतर्गत क्या होता था बच्चों कि घर घर जाकर, इसको लिखने वाले लोग थे वो घर घर जाकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेते थे। और उसकी जो स्थिति थी, उसकी सामाजिक स्थिति थी, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, उसकी धार्मिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, और उसके अलावा उसके वंश के बारे में पता करते थे। उसका वंश क्या है, उसकी जाति क्या है, गोत्र और मूल निवास के बारे में पता करती थी। उसकी संस्कृति कैसी है, इन सब का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। ये घर घर जाकर प्रत्यक्ष रूप से उसे पूछकर उसकी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति उसकी कैसी हुआ करती थी, उसका वंश था। और ये सब इनके लिए पोथियाँ लिखी जाती थी। पोथियाँ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, पोथियाँ और बहियाँ, प्राचीन काल में इनको वंशावली लिखने के लिए पोथियाँ व बहियाँ महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे। तो इनसे उनके पूर्वजों की जानकारी मिलती थी, उनके वंश के जो पूर्वज है उनकी जानकारी मिलती थी, उनकी जाति, उनकी गोत्र, उनके मूल निवास और संस्कृति क्या थी, साथ ही साथ में उसकी सर्वांगीण जो विकास की यात्रा है वो क्या थी, इनके बारे में पता चलता है। तो जी हाँ, अगला आता है कि ये कौन लोग हुआ करते थे जिनके द्वारा इतिहास में वंशावलियों को स्थान दिया गया, वंशावली लिखने का काम करते थे। तो वंशावली लेखन कौन करते थे, वंशावली लेखक कौन हुआ करते थे, वो हुआ करते थे यहाँ पर अपन रावजी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, रावजी, बड़वा, जागा, भाट, बारेठ, पुरोहित, तीर्थों के पुरोहित होते थे, और पंडे। ये सब अपने पुस्तक में दे रखा है कि वंशावली लिखने में जब आप इसका आंसर दोगे, इसका उत्तर दोगे, तो ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। और भिन्न क्वेश्चन भी यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि वंशावली लिखने वाले प्राचीन काल में कौन व्यक्ति हुआ करते थे। तो वो होते थे अपने रावजी, बड़वा, जागा, भाट, बारेठ, पुरोहित। तीर्थों के पुरोहित अलग हुआ करते थे और पर्सनल जो वंश के पुरोहित थे वो अलग हुआ करते थे, और पंडे। तो ये सभी उस काम को करते थे। लेकिन आप पूछ रहे होंगे कि ये वर्तमान की दृष्टि से तो ये आम नहीं है, आम है, बिल्कुल खास नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको न्यायिक दस्तावेजों की श्रेणी में माना जाता है। ये भारतीय इतिहास के न्यायिक दस्तावेज है। अब ये न्यायिक दस्तावेज कैसे हैं कि एक अधिनियम पारित हुआ था 1872 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत क्या होता है, ये 1872 में पारित किया गया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अंतर्गत इस वंशावलियों को न्यायिक दस्तावेज माना गया है। यानी आप उच्च न्यायालय में इनको दावे के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। किसी भी उलझन भरे जो समस्यात्मक स्थिति होती है उस समय, तो ये कितनी बार ऐसा हुआ भी है कि इतिहास के इन सबूतों को प्रस्तुत किया गया है और वहां पर विजय मिली है। तो यहाँ से भी बड़ी बात अपने निकल के आती है। आगे अपनी बात आती है कि इनको लौकिक साहित्य कहा जाता है।
लौकिक साहित्य की संज्ञा इनको दी जाती है। और लौकिक साहित्य की संज्ञा क्यों दी जाती है कि वंशावलियां प्राचीन काल में देहाती लोगों की लिखी जाती थी, क्योंकि राजा रजवाड़े और महाराजा रहते थे तो वहाँ दरबारी कवि या फिर ये लोग हुआ करते थे, तो गाँव में जाकर जो सामान्य जनमानस था उन्हें पूछकर ये लौकिक साहित्य लिखा जाता था, जो कि प्राचीन भारत इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण आधार है। और ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी? ये परंपरा हुई थी ऋषि मुनियों से। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरू की थी। जी हाँ, तो वंशावली लिखने की परंपरा प्राचीन काल से शुरू है और मध्य काल तक अच्छे ढंग से ये चली थी और ऋषि मुनियों ने शुरू की थी। और ऋषि मुनियों ने शुरू क्यों की थी कि तत्कालीन जो समाज था उसको सुसंगठित करने के लिए, सुसंगठित व सुव्यवस्थित करने के लिए इनका लेखन किया गया था। तो जी हाँ, प्राचीन भारत के से लेकर मध्यकालीन इतिहास में ये लिखी गई थी और ऋषि मुनियों ने उस समय का जो समाज था उसको सुव्यवस्थित सुसंगठित करने के लिए ये लिखी गई थी। बिखरा हुआ था समाज, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लौकिक साहित्य कहते हैं। अगली चीज इसमें आती है कि ये आदर्श लोग होते हैं, आज भी आदर्श व्यक्तित्व होते हैं, जो हमारी प्रेरणा होते हैं, उनको अपन पढ़ते हैं, उनकी जीवनियों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आज हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। हम बच्चों को या समाज को एक आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आदर्श चरित्र किसी पोथी में, किसी बही में लिखा होता है तो निश्चित ही समाज उसको देखता है, आज की पीढ़ी उसे देखती है और आगे प्रेरित होती है जाने के लिए। तो ये हमारे लिए आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करती है। जी हाँ, जैसे आज कोई हमारे समाज में आदर्श व्यक्ति है और उसके बारे में हम लिख देते हैं साहित्य में और आगे जाकर पीढ़ियों में लोग उन्हें पढ़ेंगे तो ये महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। ये यथार्थता और सत्यता पर निर्भर होती है। यथार्थता व सत्यता पर निर्भर होती है। और सत्यता पर निर्भर क्यों होती है? क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा साहित्यिक स्रोतों को ऐतिहासिक नहीं माना जाता, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको देखकर इनका पक्ष मजबूत हो जाता है। यानी सत्यता क्यों मानी जाती है कि उस जमाने में जो ये लोग लिखने वाले थे, जागा, पुरोहित, बड़वा वगैरह, ये क्या करते थे कि उनके घर पर जाते थे और उनकर घर पर उनके प्रत्यक्ष अनुभव उनसे पूछकर लिखा जाता था और इसलिए वो उनके घर पे काफी दिनों तक उनके निवास स्थान पर रुक कर ये लिखते थे। तो इससे कहीं ना कहीं अपन को लगता है कि इसमें सत्यता है और यथार्थता है। इससे क्या लाभ होता है? वंशावली से अपने क्या लाभ होता है? इससे सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ती है साहब। सांप्रदायिक सद्भावना कैसे आती है? सांप्रदायिक सद्भावना आती है कि आज जैसे किसी धर्म या किसी संप्रदाय को लेकर, किसी जाति को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो हम प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से ऐसी बातें लिखी जाती है जो सत्य के कहीं न कहीं इर्द गिर्द घूमती है, जिससे आपस में सांप्रदायिक भावना बढ़ती है और अलगाववाद खत्म होता है। अलगाववाद खत्म होता है, कम होता है, जिससे मानवता में मजबूती आती है। मानवता में मजबूती आती है। अर्थात आप मान सकते हो कि वंशावलियों को आज हम पढ़ते हैं, उनको कहीं न कहीं प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं तो सांप्रदायिक सद्भावना आती है, अलगाववाद लोगों में कम होता है और जो कहीं न कहीं आपसी जुड़ाव है, मानवता है, वो निकलकर मजबूत होती है, जो कहीं न कहीं अपने सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंत कथाएं, एक शब्द सुना होगा आपने, दंत कथाएं। कहीं अपन सुनते हैं दंत कथाएं होती है। दंत कथाएं कहीं न कहीं वंशावलियों पर आधारित होती है। अपन जब छोटे थे या फिर कहीं न कहीं समाज में दादी नानी के मुंह से कोई कथाएं मिलती है तो अपन को एक आनंदित के रूप में लिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो ऐसी वंशावलियों में कहीं न कहीं उनके स्रोत खोजे गए थे और उनको देकर ही वह दंत कथाएं लिखी गई थी। जैसे कि अपन कहते हैं सृष्टि का सृजन होता है। अपन वैसे तो भूगोल अलग कहता है, लेकिन कहीं न कहीं वंशावली की बात करते हैं तो सृष्टि का सृजन कैसे हुआ था, प्रलय कैसे हुआ था, प्रलय कितनी बार आया और कालखंड की गणना कैसे की जाती है। तो बहुत हद तक वंशावली में जो लिखी गई तथ्यात्मक जो बातें हैं उनको देखकर अपन इन सभी को दंत कथाओं को सही घोषित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम बात आज अपने आती है कि वर्तमान में भी, हालांकि एक तकनीकी का युग है, काफी कुछ बदल गया है, लेकिन अपने भारत का स्वर्णिम आधार प्राचीन भारत है, जिसके ये सभी साहित्यिक स्रोत हैं, उनमें ये वंशावलियां वर्तमान में भी कहीं न कहीं दिखती है। क्योंकि अपन आज भी देखते हैं कि गांव में
ये लोग जागा लोग है, भाट है, बारेट है, पुरोहित है, घर घर जाते हैं और उनके समाज में जितने भी सांस्कृतिक आयोजन होते हैं उनको लिख कर लाते हैं और उसको संग्रहित कर लेते हैं। हालांकि कालांतर में ये जो प्रथा है बहुत कम होती जा रही है, लेकिन देहाती जगह जहां पर संस्कृति को जीवंत लोग मानते हैं वहां पर ये परंपराएं जीवित है। और आज जैसे अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में एक प्रथा है जिसे कहते हैं फड़वाचन परंपरा, शाहपुरा में है। तो वो लोग भी कहीं न कहीं उनके पास पोथियां लिखी गई है, बहियां लिखी गई है, तो उनको देखकर वो समाज के सामने रखते हैं ताकि लौकिक संस्कृति का पता चले। और अपन ने कहा भी है कि लौकिक संस्कृति ये है। तो ये बच्चों आज आपके सामने भारतीय इतिहास को जानने में वंशावलियों का क्या योगदान था ये था। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठकर आता है, तो आप इसे समझ सकते हो। एक एक चीज को आपको मैंने बताया है, आप समझें, इनको नोट्स में लिखें और ध्यान दें, इनका महत्व को समझें। आगे फिर से हम एक और वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।